Namaste सभी को. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel, we discuss books. Today, we have Gupta Ghodna by Devki Nandan Khatri. तो आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही अलग दुनिया में जाने वाले हैं. कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जहां दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत मतलब मुगल साम्राज्य अंदर ही अंदर सुलग रही है. बिल्कुल, और सत्ता के उन गलियारों में ना कोई किसी का सगा नहीं है. हाँ वही तो. सम्राट शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श. उनके बीच दिल्ली के तख्त के लिए एक ऐसा खूनी संघर्ष चल रहा था जहां भाई ही भाई का गला काटने को तैयार है. एकदम सही कहा. और इसी भयानक अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना होती है. एक राजपूत राजकुमारी का अपहरण हो जाता है. अरे बाप रे. हाँ, और मजे की बात यह है कि ये कोई फिरौती के लिए नहीं हुआ था, बल्कि एक पूरे वंश के सम्मान को मिट्टी में मिलाने के लिए किया गया था. और आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन भी यही है. हम सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि देवकी नंदन खत्री जी द्वारा रचे गए उस खतरनाक रहस्यमयी और तिलिस्मी जाल को डिकोड करने वाले हैं जिसने भारतीय फिक्शन की पूरी नींव रखी थी. और ये नींव इतनी गहरी है ना कि आज भी जब हम रहस्य और रोमांच की कहानियां पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी विरासत का हिस्सा होते हैं. बिल्कुल. जब सत्ता का ऐसा खूनी खेल चल रहा हो तो कहानी अपने आप में एक बहुत बड़े कैनवस पर फैल जाती है. इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह मुगलों के महलों से निकलकर सीधे इंसान की फितरत, उसके लालच और उसकी वफादारी पर चोट करती है. सही बात है. और अगर हम उस ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करें जहां से ये सब शुरू होता है, तो ये किसी भी आधुनिक पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं लगता. एकदम. Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. आज के दौर में हम बड़े कॉर्पोरेट घरानों की आपसी लड़ाई या राजनीतिक सत्ता पलटने की कहानियां देखते हैं जहां कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं. हाँ, जैसे आज के टीवी शोज में होता है. लेकिन 1650 के दशक का वो मुगल दौर जब ये सब असल में हो रहा था, वो कहीं ज्यादा क्रूर था. लेकिन यहाँ ना मुझे एक बात हमेशा उलझाती है. अच्छा, क्या? मैं सोच रही थी कि अगर ये पूरी लड़ाई मुगलों के उत्तराधिकार की है, मतलब दिल्ली के तख्त की है, तो फिर इस कहानी का पूरा फोकस अचानक राजपूती बैकग्राउंड पर कैसे शिफ्ट हो जाता है? मुगलों की इस पारिवारिक जंग में राजपूतों का ये अंदरूनी संघर्ष कहाँ से आ गया? ये बहुत ही सटीक सवाल है. और सच कहूं तो यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है. देखिए, सतह से देखने पर ये मुगलों का युद्ध लगता है, लेकिन असल में मुगल इस कहानी में सिर्फ एक ट्रिगर हैं. अच्छा. मतलब असली कहानी कुछ और ही है. बिल्कुल. असली कहानी उन लोगों की है जो इस बड़ी सत्ता के नीचे पिस रहे हैं या उसका मोहरा बन रहे हैं. मुगलों के इस उत्तराधिकार युद्ध में राजपूत केवल दर्शक नहीं थे, वे सेनापति थे, रणनीतिकार थे और अलग-अलग खेमों में बटे हुए थे. हाँ, वो तो है. लेकिन खत्री जी यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने लाते हैं. वो बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक ना आंतरिक विश्वासघात को दिखाते हैं. अपनों का धोखा. वही तो. एक राजपूत योद्धा के लिए मैदान जंग में दुश्मन की तलवार से मरना सम्मान की बात है, लेकिन जब उसके अपने ही करीबी, उसके अपने ही रिश्तेदार सत्ता के लालच में पीठ में छुरा घोंपते हैं तो वो घाव बहुत गहरा होता है. तो मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल और मनोवैज्ञानिक हमला बन जाता है. जैसे कि उस राजपूत राजकुमारी का अपहरण. एकदम सही पकड़ा आपने. वो सिर्फ एक व्यक्ति का किडनैप नहीं था, वो पूरे राजपूती सम्मान पर एक सीधा प्रहार था. मुगलों के हरम की शोभा बढ़ाने के लिए किसी बेटी को अगवा करना उस दौर में किसी भी योद्धा के लिए मौत से भी बदतर सजा थी. हाँ, ये एक ऐसी साजिश थी जो दुश्मन को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह तोड़ देने के लिए रची गई थी. ये एक रणनीतिक चाल थी मनोबल तोड़ने के लिए. और जब कहानी में ये क्रूरता अपने चरम पर पहुंचती है, मतलब जब लगता है कि साजिशकर्ता पूरी तरह से जीत चुके हैं और अब कोई उम्मीद नहीं बची है, ठीक उसी अंधेरे बिंदु पर नायक वीरोदय सिंह की एंट्री होती है. अरे हाँ,
उदय सिंह, उसका चरित्र इस कहानी की जान है। वो कोई ऐसा पारंपरिक नायक नहीं है जो सिर्फ अपनी भारी तलवार लेकर दुश्मनों की भीड़ में घुस जाता है। उसकी असली ताकत उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका दिमाग है। हाँ, मैंने भी ये बात नोटिस की। उदय सिंह का काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। वो दुश्मनों की चालों का जवाब सीधे हमले से नहीं देता। तो वो क्या करता है? इसके बजाय वो उनके रचे हुए जाल को इतनी चतुराई से पलटता है कि दुश्मन खुद अपने ही बिछाए फंदे में फंस जाते हैं। जैसे अगर दुश्मन ने कोई भ्रम पैदा किया है तो उदय सिंह उसी भ्रम का इस्तेमाल करके उनके अंदर खौफ पैदा कर देता है। क्या बात है! मतलब वो उनके गुरूर और उनके अति आत्मविश्वास को उन्हीं के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक अकेला इंसान अपनी बुद्धि और धैर्य से एक पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को घुटनों पर ला देता है। और उदय सिंह का ये धैर्य ही ना उसे बाकियों से अलग बनाता है। वो जानता है कि वो एक ऐसी दुनिया में लड़ रहा है जहां हर कदम पर धोखा है। सही कहा। इसलिए वो दुश्मनों की कमजोरियों को पढ़ता है। वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता। जहां बाकी सारे किरदार सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हैं, वहां उदय सिंह एक ठहराव का प्रतीक है। लेकिन इस खूनी खेल और महलों की साजिशों के बीच मेरे दिमाग में इस किताब के शीर्षक को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। अच्छा, गुप्त गोदना को लेकर? हाँ, मतलब हम बात कर रहे हैं मुगल सल्तनत के पतन की, भयंकर युद्धों की और राजकुमारियों के अपहरण की। इतने विशाल कथानक के लिए गुप्त गोदना यानी एक सीक्रेट टैटू जैसा नाम क्यों? हाँ, सुनने में तो अजीब लगता है। वही तो, एक ऐतिहासिक थ्रिलर का नाम एक छोटे से टैटू पर रखना शुरुआत में बहुत ही बेमेल सा लगता है। आखिर इस गोदने में ऐसा क्या है जो पूरी किताब का नाम ही इस पर रख दिया गया? ये अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके सिंबोलिज्म मतलब इसके प्रतीकात्मक अर्थ की गहराई में जाएं, तो ये शीर्षक इस कहानी की आत्मा है। वो कैसे? जरा सोचिए, एक टैटू या गोदने की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो स्थायी होता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अब इस बात को कहानी की दुनिया से जोड़कर देखिए। जहां सब कुछ धोखे पर टिका है। बिल्कुल, ये एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह से फरेब, झूठ और मुखौटों पर टिकी है। आज का दोस्त कल का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर कोई अपनी असलियत छिपा रहा है। ऐसे भयानक माहौल में सच या इंसान की अंतरात्मा उस गुप्त गोदने की तरह है। ओह, तो मतलब ये सिर्फ त्वचा पर बना कोई साधारण निशान नहीं है, ये एक मेटाफर है। साजिशकर्ता चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे सच को कितनी भी गहराई में दफनाने का प्रयास कर लें, वो सच हमेशा मौजूद रहता है। एकदम, जैसे एक टाटू हमेशा के लिए त्वचा का हिस्सा बन जाता है, वैसे ही इंसान के किए गए कर्म और उसकी वफादारी उसकी अंतरात्मा पर हमेशा के लिए छप जाते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है और मुझे लगता है कि इसी सच और झूठ की लड़ाई को दिखाने के लिए खत्री जी ने जादुई यथार्थवाद या यूं कहें कि तिलिस्म का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है। हाँ, तिलिस्म। लेकिन जब हम तिलिस्म की बात करते हैं तो यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पश्चिमी देशों की फैंटेसी वाला जादू नहीं है जहां कोई छड़ी घुमाकर चमत्कार कर दे। हाँ, हैरी पॉटर वाला जादू नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। भारतीय साहित्य में तिलिस्म का मतलब है उच्च स्तर की इंजीनियरिंग, मनोविज्ञान और भ्रम का ऐसा जाल जो बिल्कुल असली लगे। ये पॉइंट बहुत ही शानदार है। तो अगर हम तिलिस्म के काम करने के तरीके को समझें तो ये असल में विज्ञान और मानव मनोविज्ञान का मिक्सचर है। सही कहा। जब उदय सिंह किसी भूल भुलैया या तिलिस्मी तहखाने में घुसता है तो वो किसी भूत प्रेत से नहीं लड़ रहा होता। वो असल में शीशों के जटिल खेल, गुप्त दरवाजों, लीवर पुली और ऐसे रसायनों से लड़ रहा होता है जो दिमाग को भ्रमित कर देते हैं। जैसे एक ऐसा हॉल जहां एक आवाज 10 अलग-अलग दिशाओं से आती हुई महसूस हो, या जहां फर्श अचानक से गायब हो जाए। ये विशुद्ध रूप से एक इल्यूजन यानी भ्रम है। और यही वो बात है जो गुप्त गोदना के मेटाफोर को तिलिस्म के साथ जोड़ती है ना। यस। तिलिस्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही झूठ और भ्रम पर आधारित है। जी। वो आपको वो दिखाता है जो असल में है ही नहीं। एकदम सही। और इसके ठीक विपरीत है गोदना, जो एक अमिट सच्चाई का प्रतीक है। तिलिस्म की उस नकली दुनिया में वो गुप्त गोदना ही एकमात्र ऐसी चीज है जो असली है, जो स्थायी है। तो मतलब वो भ्रम का इस्तेमाल करके पाठकों को सच्चाई की अहमियत समझा रहे थे? जी हाँ,
ये न्याय, साहस और धोखे के विषयों को सामने लाने का खत्री जी का अपना अनूठा तरीका था। जब हम इस तिलिस्म और भ्रम की दुनिया को इतनी गहराई से समझते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो इंसान कौन था जो 1880 के दशक में बैठकर इस तरह के जटिल और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर सोच रहा था। सच में वो एक जीनियस थे। मतलब उस दौर में जब साहित्य ज्यादातर धार्मिक या सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था, तब कोई इंसान कैसे एक पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहा था। चलिए उस महान रचनाकार देवकीनंदन खत्री जी की बात करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। 1861 में बिहार में जन्मे खत्री जी ने महज 26 साल की उम्र में चंद्रकांता जैसी नॉवेल लिख दी थी, और इस किताब ने जो असर पैदा किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, चमत्कार ही था। देवकीनंदन खत्री जी ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी थी, उन्होंने भारत में एक पूरी पॉप कल्चर लहर की शुरुआत की थी। और उनका लिखा हुआ तिलिस्मी साहित्य इतना आकर्षक था कि उसने भाषा और लिपि की सारी दीवारें तोड़ दी। उस समय के समाज में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। जो लोग केवल उर्दू जानते थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी और देवनागरी लिपि सीखी थी। किसी कहानी का ऐसा सम्मोहन साहित्य के इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। सोचकर देखिए, आज के दौर में जब हमें कोई कोरियन ड्रामा या कोई स्पेनिश सीरीज बहुत पसंद आ जाती है, तो हम में से कुछ लोग उस संस्कृति को समझने के लिए वो नई भाषा सीखने लगते हैं। वही तो। खत्री जी ने 19वीं सदी के अंत में बिना किसी इंटरनेट या टीवी के ठीक वही असर पैदा कर दिया था। लोग उनके उपन्यासों के अगले भाग का ऐसे इंतजार करते थे जैसे आज हम किसी वेब सीरीज के नए सीजन का इंतजार करते हैं। हाँ, गली मोहल्लों में पढ़े लिखे लोग एक जगह बैठ जाते थे और बाकी भीड़ सिर्फ उनकी लिखी हुई जादुई दुनिया को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। और इस दीवानगी के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनकी क्लिफ हैंगर, यानी कहानी को एक बेहद रोमांचक मोड़ पर लाकर छोड़ने की कला। खत्री जी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि पाठक की उत्सुकता को कैसे बनाए रखना है। सही कहा। हर अध्याय के अंत में एक ऐसा रहस्य या ऐसा भ्रम खड़ा कर दिया जाता था कि पाठक अगली किस्त पढ़े बिना रह ही नहीं सकता। चंद्रकांता के बाद उन्होंने चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी और कटोरा भर खून जैसे कई उपन्यास लिखे। और 1913 में अपने निधन से पहले उन्होंने तिलिस्म और जासूसी का एक ऐसा खजाना तैयार कर दिया था जिसने बाद की कई पीढ़ियों के लेखकों को एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। ये सब सुनकर लगता है कि वो अपने समय से बहुत आगे थे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा आलोचनात्मक नजरिया भी सामने रखना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बैलेंस होना चाहिए। खत्री जी महान थे, उन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया। ये सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यथार्थवादी भी होना पड़ेगा। ये किताब 125 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जब हम इसे आज के नजरिए से देखते हैं तो कुछ चीजें स्पष्ट रूप से खटकती हैं। जैसे कि मैंने इसके कुछ अंश पढ़े और सच कहूं तो इसकी भाषा आज के आम बोलचाल वाले पाठकों को काफी भारी और पुरानी लग सकती है। इसमें जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो आज की तेज तर्रार दुनिया के पाठकों को थोड़ा धीमा कर सकता है। ये एक बहुत ही जायज और व्यवहारिक आलोचना है। साहित्य हमेशा अपने समय का आईना होता है और समय के साथ भाषा का रूप बदलता है। आज का पाठक जो हल्की भाषा का आदी है, उसे उस दौर की हिंदी से जुड़ने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा एक और बात जो आज के आधुनिक पाठकों को निराश कर सकती है, वो है किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराई, या यूं कहें कि उसका अभाव। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। आज के समय में हम ऐसे किरदारों के आदी हो चुके हैं जो ग्रे होते हैं, मतलब जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों होती है। आधुनिक उपन्यासों में किरदारों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उनके ट्रॉमास क्या हैं, इस पर बहुत पन्ने खर्चे जाते हैं। लेकिन गुप्त गोदना में ऐसा लगता है कि किरदार बहुत ही सीधे हैं। बिल्कुल। जो नायक है वो सर्वगुण संपन्न है, वो कोई गलती नहीं कर सकता, और जो खलनायक है वो बस क्रूरता की सारी हदें पार करने के लिए ही बना है। किरदारों में वो जटिल परतें नहीं दिखाई देती जो आज के थ्रिलर्स की जान होती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खत्री जी का फोकस किरदारों के आंतरिक मनोविज्ञान पर था ही नहीं। उनका पूरा जोर कहानी की गति, उसके रहस्य और आगे क्या होगा वाले रोमांच पर था। हाँ, वो तो है। अगर हम आधुनिक समीक्षाओं को देखें तो हर समीक्षक इस बात से सहमत है कि ये कहानी बहुत तेज गति से भागती है। ये कहीं भी सुस्त नहीं पड़ती। इसमें लगातार महलों की साजिशें हैं, गुप्त तहखानों के मिशन हैं और आमने सामने के भयंकर द्वंद्व युद्ध हैं।
इसका नजरिया और इसका अंदाज बिल्कुल 90 के दशक के उन क्लासिक हिंदी टीवी सीरियल जैसा है, जिसमें ढेर सारा सस्पेंस होता था, थोड़ा मेलोड्रामा होता था और एक स्पष्ट संदेश होता था कि अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। और एक और व्यवहारिक दिक्कत भी है जिसका जिक्र करना जरूरी है। आज बाजार में इस किताब के जो नए संस्करण उपलब्ध है ना, उनमें से कई में प्रिंटिंग की बहुत भयानक गलतियां हैं। अरे हाँ, वो मैंने भी सुना है। फॉर्मेटिंग इतनी खराब है कि कई बार पढ़ते हुए फ्लो टूट जाता है और झल्लाहट होने लगती है। जब एक तो भाषा पुरानी हो और ऊपर से छपाई में गलतियां हो, तो पढ़ने का अनुभव थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो हो ही जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज के दौर में ये किताब आखिर किसके लिए है? इन सारी कमियों के बावजूद इस किताब का अपना एक बहुत ही खास पाठक वर्ग है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो आधुनिक उपन्यासों की उन भारी भरकम मनोवैज्ञानिक उलझनों से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं। मतलब सिर्फ एक प्योर एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। कभी-कभी इंसान सिर्फ एक शुद्ध तेज तर्रार एक्शन एडवेंचर पढ़ना चाहता है, जहां उसे पता हो कि नायक आखिर में सारे तिलिस्म तोड़कर बाहर आ ही जाएगा। जो लोग राजशाही साजिशों और एक पुराने नॉस्टैल्जिक थ्रिल का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब आज भी एक शानदार सफर है। ये उस दौर के जादू को दोबारा जीने का एक मौका है, जब कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव हुआ करती थीं। We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the hashtag Pushing Indian Authors campaign. This content is supported by plotformovies.com, an AI-enabled book trailer platform where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. ये बहुत ही बढ़िया पहल है। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर महलों की इन खूनी साजिशों, राजपूतों की बहादुरी और खत्री जी के रचे इस जादुई तिलिस्म ने आपके अंदर भी उत्सुकता जगाई है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस रोमांचक किताब को खरीद सकते हैं। इसे पढ़िए और खुद महसूस कीजिए कि 125 साल पहले भारतीय थ्रिलर किस तरह के हुआ करते थे। और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि किसी भी भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है। और जाते जाते आज की इस चर्चा से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूं। देवकीनंदन खत्री जी के उस दौर में जहां वफादारी और इंसान के असली सच को साबित करने के लिए गुप्त गोदने का सहारा लिया जाता था, वो गोदना सीधे इंसान की त्वचा और उसकी अंतरात्मा पर दर्ज होता था, ताकि वो भ्रम की दुनिया में भी सच को जिंदा रख सके। सही बात है। लेकिन आज के इस आधुनिक डिजिटल युग को देखिए। आज हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, हमारे जो भी राज हैं, वे सब इंटरनेट के सर्वर पर, सोशल मीडिया पर या हमारे फोन्स में हमेशा के लिए दर्ज हो रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ये डिजिटल फुटप्रिंट आज के इंसान का आधुनिक गुप्त गोदना है? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। और अगर ये हमारा नया गोदना है, तो क्या हम अनजाने में ही सही अपने सबसे गहरे रहस्यों को एक ऐसे विशाल डिजिटल तिलिस्म में उकेर रहे हैं जिसे भविष्य में कभी भी कोई भी मिटा नहीं पाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।